नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले तंज पर जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी ठगा महसूस कर रहा है और क्योंकि केंद्र सरकार ने गरीब के खाने पर भी टैक्स लगा दिया है, वहीं बड़े व्यापारियों का 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को मुफ्त में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सारी मुफ्त की सेवाओं को बंद किया जाएगा। केजरीवाल के दावे पर बीजेपी की तरफ से आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्ज माफ नहीं किया है, बल्कि 2014-15 से 6.5 लाख करोड़ का कर्ज वसूल किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि अग्निवीर स्कीम पेंशन बिल को कम करने के लिए लाई गई है। अमित मालवीय ने कहा कि मोदी सरकार के पास सेना के लिए पैसा है। ये भी कहा कि खुले खाने के सामान पर कोई टैक्स सरकार ने नहीं लगाया है और वहीं राज्यों द्वारा वसूले जाने वाला वैट पहले से लगता रहा है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, जिस ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है। इतना ज़बरदस्त तरीके से विरोध क्यों किया जा रहा है। पिछले 70-75 साल से सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री में शिक्षा मिलती आई है। पिछले 70-75 साल से सरकारी अस्पतालों में गरीबों को फ्री राशन हर महीने भेजा जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीज़ों को बंद करने की, इन सारी चीज़ों को वापस लेने की, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध क्यों पैदा हो गया। केंद्र सरकार की आर्थिक हालत ठीक तो है। अभी थोड़े दिन पहले ये अग्निवीर स्कीम लेके आए, अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना जब लेके आए तो कहा गया कि अग्निवीर योजना लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सैनिकों का जो पेंशन का खर्चा है, सैनिकों का जो पेंशन का बिल है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि केंद्र सरकार उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आज़ादी के बाद से आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमारे से सैनिकों की पेंशन का बिल बर्दाश्त नहीं कर किया जा रहा। आज तक कभी किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि देश की सुरक्षा के लिए पैसे की कमी पड़ गई है। आज तक किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि सैनिकों की पेंशन का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं। दे के हम एहसान नहीं करते। सैनिक हमारे ऊपर एहसान करते हैं जब वो बॉर्डर के ऊपर अपनी जान दांव पे लगाते हैं। ऐसा क्या हो गया केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार के ऊपर केंद्र सरकार अब सैनिकों के पेंशन की बिल भी, पेंशन, सैनिकों का पेंशन भी देने की हालत में नहीं बची है और उन्होंने उस पेंशन के बिल को ख़त्म करने के लिए अग्निवीर योजना लेके आए हैं। अभी कुछ दिन पहले कहा गया कि हर 5-5 साल में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक वेतन आयोग बनाती है। 8वां वेतन आयोग अभी बनने वाला था। 8वां वेतन आयोग, केंद्र सरकार ने कहा है कि अब हम 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे। 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं, हर 10-10 साल में बनता है। 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं बनाएंगे, कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। केंद्र सरकार के पास अपने केंद्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। कहाँ गया केंद्र सरकार का सारा पैसा। ऐसा केंद्र सरकार की इतनी बुरी क्या हालत हो गई है कि केंद्र सरकार के पास अपने कर्मचारियों को जो हर बार बढ़ाया जाता था, वेतन आयोग बिठाया जाता था, वो भी नहीं बिठा रहे। नरेगा, देश के गरीब से गरीब आदमी जिसके घर में कुछ भी नहीं होता, उस व्यक्ति को सरकार साल में 100 दिन की दिहाड़ी का पैसा देती है। 100 दिन का काम देती है और फिर 100 दिन का पैसा देती है दिहाड़ी के हिसाब से। केंद्र सरकार कह रही है हमारे पास वो पैसा भी नहीं है देने के लिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल उस पैसे में 25% की कटौती कर दी गई है।
देश के सबसे गरीब, सबसे मजदूर आदमी, किसान मजदूर, रिमोट इलाकों में जो देश में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो लोग दिहाड़ी के हिसाब से साल में 100 दिन की दिहाड़ी करते थे और सरकार उनको गड्ढे खोदने का काम करते थे, कहीं कुछ सड़क बनाने का काम करते थे, उनको सरकार 100 दिन की दिहाड़ी दिया करती थी। उसमें भी कटौती कर दी गई है। सरकार कह रही है पैसा नहीं है। 2014 में जितना टैक्स इकट्ठा करती थी केंद्र सरकार, उससे तो दुगना तिगुना टैक्स इकट्ठा हो रहा है आज की डेट में। ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? आज़ादी के बाद से आज तक, अब 75 साल मना रहे हैं हम आज़ादी के, पहली बार एक गरीब आदमी की गेहूं और चावल के ऊपर टैक्स लगाया गया, खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगाया गया है। कभी नहीं लगाया किसी। तो उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ले, पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले तंज जो उन्होंने कसा था, उस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें लगातार जो फ्री की स्कीम, यानी कि कह सकते हैं जो फ्री की रेवड़ी जो कमेंट कसा गया था मोदी जी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं अब बार बार इसको लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार कमेंट किए जा रहे हैं और यहाँ तक कि केंद्र सरकार को घेरा भी जा रहा है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा, अग्निपथ योजना को लेकर के केंद्र सरकार के पास जो है वो पेंशन देने के लिए तक के पैसे नहीं है। वो पैसा कहाँ चला गया जो जनता जो है वो टैक्स के रूप में जो जनता सरकारों तक पहुंचा आती है। मगर यहां पर बात करते हैं जिस तरीके से बड़ी कंपनियों के जो पैसे हैं, यानी 10 लाख करोड़ रुपए जो था वो बड़ी कंपनियों का वो माफ कर दिया गया, टैक्स जो था वो माफ कर दिया गया। तो इनको लेकर लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। मगर वाकई में सच्चाई इसमें यही है कि जिस तरीके से बड़ी कंपनियों का टैक्स का पैसा है जो है, या फिर कहें बड़ी कंपनियों का जो पैसा है उनको माफ क्यों किया जा रहा है, अगर इस तरीके की कमेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि जनता के लिए अगर सरकार के पास पैसा नहीं है और बड़ी कंपनियों के पैसे जो है वो माफ किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी निशाने पर आती नजर आती है जनता की। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लिए भी कहीं ना कहीं वेतन आयोग बनाया जाएगा, जनता के लिए पैसे नहीं है। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं उलझने जो है वो और ज्यादा उलझती नजर आ रही है और इसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से कहीं ना कहीं दिल्ली जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को निशाने पर लेती हुई नजर आ रही है। बार बार कहा जा रहा है कि जो फ्री की रेवड़ी के जो इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर जो जनता के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो अगर सरकारों की नहीं देंगी तो फिर कौन देगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से जनता भी चाहती है कि जब उनको वोट देने का अधिकार मिलता है और वोट जब दिया जाता है तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं सरकारें बनती हैं और सरकारें कहीं ना कहीं जो जनता का टैक्स का पैसा होता है वो उनके लिए ही यूज किया जाता है। मगर यहाँ पर सरकारें जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती नजर आ रही है। जनता के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं दे पा रही है, चाहे वो खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाने को लेकर हो या फिर किसी और चीज को लेकर हो, अग्निपथ योजना को लेकर हो। मगर जनता के लिए सुविधाएं जो है वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि उनको सुविधाएं दी जाए और कहीं ना कहीं जो अस्पतालों के अंदर फ्री जो इलाज होता है उसको भी बढ़ाया जाए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप है उससे तो सिर्फ यही लगता है कि सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। जी राजीव, बात कर ले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जनता जो है खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, अगर धरातल पर देखा जाए तो कितनी सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की, जिस तरीके से कहा उन्होंने कि जनता जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। मगर धरातल की बात करें, जनता बिल्कुल जानती है, चाहे वो मिडिल क्लास के हो या फिर क्या है ग्राउंड क्लास के हो, वो जानती है कि सरकारें कोई सी भी हो वो उनके लिए काम नहीं करती है। क्योंकि अगर एक चीज फ्री दी जाती है तो दूसरी तरफ से उनका डबल करके पैसा लिया जाता है। सीधे सीधे कहे तो पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ाए गए, उसके बाद में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, यानी कि सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं अगर एक चीज सस्ती दी जाती है तो दूसरा उसका पैसा जो है वो कहीं और से वसूल किया जाता है। और सब्जियों की बात करें तो यहाँ पर आज सब्जियों के दाम जो है वो लगभग 100 रुपए से ऊपर जा चुके हैं और कहीं ना कहीं जनता जो है वो सब्जियां नहीं खरीद पा रही है। जो ग्राउंड लेवल क्लास की बात करें, मजदूर वर्ग की बात करें, तो मजदूर वर्ग जो है वो आज दूध भी नहीं खरीद पा रहा है क्योंकि दूध भी महंगा हो चुका है। और चाय जो ऐसी चीज है जो रोज चाहिए होती है, मगर यहाँ पर रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी हो चुकी है और सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करती नजर आ रही है। जनता की बात करें या आम धरातल की बात करें तो धरातल पर कहीं ना कहीं जनता जो है वाकई में अपने आप को ठगा सा महसूस करती है और कहीं ना कहीं चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो जनता के बारे में नहीं सोच रही है। सिर्फ जनता जो है वो सिर्फ यही उम्मीद करके बैठी हुई है कभी तो सरकारें जागेगी जो उनके लिए कुछ काम करेंगी। जी राजीव, वहीं बात कर ले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कई आरोप केंद्र सरकार पर लगाए हैं और इन आरोपों पर पलटवार करते हुए अमित मालवीय ने क्या कुछ कहा है?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अमित मालवीय की बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जी अग्निपथ योजना को लेकर और यहाँ तक कि कहते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कहीं ना कहीं ये कहा गया कि 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, मगर यहाँ पर सरकारें जो है वो वेतन आयोग जरूर बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से खाने पीने की चीजों पर यानी कि दूध के ऊपर या फिर कहे दही पर जो जीएसटी लगाई गई, कहते हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि बार बार कि ये राज्य सरकारों के अंदर पहले से लागू था और ये इन्होंने कोई केंद्र सरकार के द्वारा से अलग से कुछ नहीं लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब लगातार अगर पहले से था तो फिर कंपनियों ने दूध के पैसे क्यों बढ़ाए, दही के पैसे क्यों बढ़ाए, ये लगातार इस तरीके की महंगाई क्यों हो रही है। केंद्र सरकार को इसके अंदर योगदान देना होगा, केंद्र सरकार को समझना होगा कि अगर जनता तक यानी कि मिडिल क्लास और गरीब क्लास के लोगों तक अगर सुविधाएं नहीं पहुंचेगी तो आने वाले दिनों के अंदर जब वोट डाला जाता है तो कहीं ना कहीं यही सबसे ज्यादा लोग होते हैं जो सरकारों को बनाते हैं। मगर अगर इनको ही नाराज कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकारों को आने वाले दिनों के अंदर इसका कसते खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, चाहे वो चुनाव के अंदर हो या फिर किसी भी तरीके से हो। जनता का गुस्सा कहीं ना कहीं सरकारों को जरूर झेलना पड़ता है। जी राजीव, जिस तरीके से बात कर ले, कोई भी डिसीजन आता है तो उसका सीधा इफेक्ट जो होता है जनता पर पड़ता है। तो जनता का इस सब कुछ इन सारी चीज को लेकर क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, तो इन सब चीजों को लेकर जनता का क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कोई भी जब सरकारें डिसीजन लेती है तो उसका सीधा असर कहीं ना कहीं, अगर हम ये मान के चले कि अगर सरकारें पेट्रोल पर अगर 50 पैसे बढ़ाती है तो उसका सीधा सीधा असर जो है वो जनता तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 5 रुपए का असर दिखता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो हर तरीके से अपना अपना टैक्स जरूर लेती है और जनता हर क्षेत्र के अंदर या फिर क्या है माचिस जब लेने जाते हैं 1 रुपए की माचिस लेने जाते हैं तो उसके अंदर भी टैक्स के द्वारा पैसा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका सीधा सीधा पैसा जो है वो सरकारों तक पहुंचता है, मगर सरकारें जो है वो जनता के बारे में नहीं सोच रही हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप जरूर लगा रही है। मगर यहाँ पर बात करें आम जनता की, आम जनता के ऊपर कहीं ना कहीं महंगाई का बोझ जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी जो घर की स्थिति है वो खराब हो चुकी है। और कमाई की बात करें, इनकम की बात करें तो इनकम बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उनके घर की व्यवस्था थी वो बिगड़ चुकी है। मगर यहाँ पर बात करें स्कूल बच्चों को अगर स्कूल पढ़ाना होता था तो वो पहले प्राइवेट स्कूलों में जाया करते थे ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल पाए। मगर यहाँ पर बात करें अब सरकारी स्कूलों में जाना पड़ता है ताकि 2 पैसे बच भी सके और उनके बच्चों की पढ़ाई भी हो सके और कहीं ना कहीं जो सुविधाएं वो मैनेज भी हो सके। मगर मैनेज करने की बात करी जाए तो मैनेज अब इस टाइम जनता जो है यानी ग्राउंड क्लास और मिडिल क्लास जो है वो घर की व्यवस्था को मैनेज नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां उनके घरों में आती नजर आ रही है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए पोस्ट मैट्रिक वजीफा स्कीम की आड़ में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को डिग्रियां रोकने वाले शैक्षिक संस्थानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कल यहां पर आपको बता दें कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का भविष्य खराब करने के लिए जिम्मेदार शैक्षिक संस्थानों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ये सुनिश्चित बनाया जाए कि किसी भी शैक्षिक संस्थान द्वारा एक भी विद्यार्थी की डिग्री न रोकी जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत फंडों की आदगई का मामला राज्य सरकार और शैक्षिक संस्थानों का आपसी मामला है और समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों का इससे कोई लेना देना नहीं है, जिस कारण उनको किसी भी कीमत पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। भगवंत मान ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों की विद्यार्थियों की डिग्रियां रोककर उनका भविष्य तबाह करने का कोई हक नहीं है और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि शैक्षिक संस्थानों द्वारा शर्मनाक ढंग से ऐसा काम करना बहुत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कुछ शैक्षिक संस्थानों की संकुचित मानसिकता को भी दिखाता है, जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के रास्ते में रोड़े अटकलें लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और भगवंत मान ने कहा कि ऐसी भद्दी चालों का सराहा लेने वाले शैक्षिक संस्थानों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों को अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के साथ धक्केशाही वाला व्यवहार अपनाने और उनकी तरक्की में रुकावट डालने से गुरेज करना चाहिए। और भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चुप करके नहीं बैठेगी और ना ही अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को शैक्षिक संस्थानों के हाथों से तंग और परेशान होने देगी।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बात कर ले, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक बहुत बड़ी राहत अनुसूचित जाति के छात्रों को दी है, तो ये बड़ी राहत क्या है, एक बार विस्तृत तरीके से पूरी जानकारी। आज सीधे तौर पे देखिए कि लंबे समय से अगर हम कहें कि ऐसी स्कॉलरशिप का मसला लंबा चल रहा है, अगर हम कहें कि बच्चों को लगातार उनकी डिग्रियां नहीं दी जा रही है, बार बार प्राइवेट संस्थानों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि उनके जो पैसे हैं वो नहीं आए हैं और इसके लिए हम डिग्री नहीं दे रहे हैं। तो इसको लेके अगर हम कहें कि मान सरकार बिल्कुल सख्त हो चुके हैं और सीधे तौर पे क्लियर कर दिया है कि जो पैसों की पेंडिंग का मसला है वो सरकार और प्राइवेट संस्थानों के बीच का है, इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, ना ही उनकी डिग्रियां रुकनी चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जिन जिन यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस ने अगर हम कहें कि एससी स्कॉलरशिप के आड़ में बच्चों की डिग्रियां रोकी हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये बात सुनिश्चित की है कि बच्चों के फ्यूचर से कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और जिन जिन यूनिवर्सिटी ने जानबूझकर डिग्रियां रोकी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि फाइनली जो एससी स्कॉलरशिप का मसला था उसको लेकर हम कह सकते हैं बच्चों को एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि मान सरकार राहत देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्लियर स्टैंड क्लियर कर दिया। कल रात को ट्वीट करके बाकायदा उन्होंने कहा था कि जिन जिन यूनिवर्सिटी या प्राइवेट संस्थानों ने स्कॉलरशिप रोकी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और इस सख्त कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने ये भी कह दिया कि जो भी जिन जिन्होंने डिग्रियां रोकी है वो डिग्रियां तुरंत रिलीज कर दें। जी अमित, जिस तरीके से सख्त कार्रवाई की बात यहाँ पर की जाती है, तो किस तरीके की सख्त कार्रवाई यहाँ पर शैक्षिक संस्थानों में देखने को मिल सकती है? अगर वो जिस तरीके से कहा गया है कि डिग्रियां नहीं रोकी जानी चाहिए, अगर डिग्रियां रुकती हैं तो किस तरीके की सख्त कार्रवाई इन पर हो सकती है? अधिकारी ने सीधे तौर पे कह दिया है कि अगर उन्होंने डिग्रियां नहीं रिलीज की तो उनके ऊपर जितनी भी सख्त कार्रवाई जो अगर हम कहें लीगली पॉसिबल है वो की जाएगी। इसमें मान्यता रद्द करने से लेकर अगर हम कह सकते हैं ये सबसे एक्सट्रीम केसेस हो गया और कई बड़ा फाइन लगाने तक का अगर हम कहेंगे जो भी अगर हम कहें विद इन लॉ प्रोविजन है वो लगाया जाएगा। पर सबसे एक्सट्रीम तक सीधे तौर पर ये हो सकता है कि बाकायदा यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट संस्थान है उनकी मान्यता ही रद्द हो जाएगी और अगर एक बार मान्यता रद्द हो जाती है सभी डिग्रियों की वैल्यू खत्म हो जाती है और एक बहुत बड़ा झटका किसी प्राइवेट संस्थान के लिए ये होगा। जी अमित, जिस तरीके से यहाँ पर डिग्रियों रोकने के अलावा जो कल बैठक हुई इसमें और किन किन विषयों में चर्चा हुई है? देखिए कई अलग अलग मुद्दे हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि पेंडिंग डिग्रियां है, क्यों डिले किया जा रहा है, बात ऑफ कोर्स बातचीत की गई है कि जल्द से जल्द फंड रिलीज किया जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पे ये भी कहा कि जो संस्थान और स्टेट सरकार उनके बीच के जो पैसों की दिक्कत है उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, इसमें स्टूडेंट्स को बीच में नहीं लाना चाहिए और इस चीज को लेकर उन्होंने अपना स्टैंड स्पष्ट रखा है। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि बच्चों को समय रहते डिग्री दे दी जाएगी और ताकि उनका फ्यूचर अगर हम कहें कहीं ना कहीं बर्बाद ना हो, क्योंकि मेन अगर हम कहें अगर बच्चों के तो उनकी डिग्रियां नहीं आएगी। देखिए बड़ी मेहनत करके वो यूनिवर्सिटीज तक पहुंचते, कॉलेजेस तक पहुंचते, वहां पे वो अपने 3 साल मशक्कत करके अपनी डिग्रियां पूरी करते हैं और उसके बाद जब जॉब लगने का टाइम आता अगर उनकी डिग्रियां उनके पास नहीं होती तो जो 3 साल उन्होंने लगाए तो नेक्स्ट टू वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी अपील है सीधे तौर पे कि एक अपील है और एक सीधा सख्त संदेश है कि अगर आपने कोताही की, अगर आपने जानबूझ के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की और इनकी आड़ में सरकार में प्रेशर डालने की कोशिश की तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बच्चों की डिग्रियां रोककर इनडायरेक्टली सरकार पर प्रेशर डालने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं प्राइवेट संस्थान और इस चीज को कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बच्चों के फ्यूचर्स को दांव पे लगाकर उनको मोहरा बनाकर सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं पाया जा सकता। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। देश आज़ादी का 75वां साल मना रहा है, लेकिन आज भी देश भ्रष्टाचार की गुलामी से मुक्त नहीं हो पाया। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का लालच ही हर तरीके के भ्रष्टाचार को जन्म देता है। एक महीने के भीतर दूसरी बार करोड़ों रुपए कैश जब्त हुए हैं। पिछले महीने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग ठिकानों से 50 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद हुआ था। कोलकाता के कैश करेंसी मिलाकर 55 करोड़ जब्त हुआ था। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र के जलाना में आयकर विभाग ने 5 बिजनेस ग्रुप्स के ठिकानों से करीब
390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की है। आपको बता दें कि रेड में इनके यहां से 58 करोड़ रुपए की नगद, 32 किलो सोने के आभूषण और 16 करोड़ रुपए के हीरे मोती मिले हैं। आयकर विभाग की टीम को कैश गिनने में करीब 13 घंटे लग गए। कुछ कर्मचारियों की कैश गिनते गिनते तबियत भी खराब हो गई। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक SRJ स्टील, कालिक स्टील, एक कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंसर विमल राज बोरा, डीलर प्रदीप बोरा के फैक्ट्री, घर और दफ्तरों पर 1 से 7 अगस्त तक ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को मीडिया को दी गई पूरी टीम ने जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पूरी टीम बाराती बनकर शहर में एंट्री की और गाड़ियों पर शादी के स्टिकर चिपकाए थे। कुछ पर लिखा था दुल्हनिया हम ले जाएंगे, यही कोड वर्ड भी था। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र में 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति जो है जब्त कर ली गई है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक आपको मिल पा रहा है? बिल्कुल निशा जी, देखिए, प्रदीप बोरा और विमल बोरा की स्टील फैक्ट्री में छापेमारी 1 अगस्त से 8 अगस्त तक की गई, जिसमें 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की गई। इस संपत्ति को जब्त करने से पहले आयकर विभाग के तमाम अधिकारी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में 260 अधिकारी 120 गाड़ियों में बिल्कुल दुल्हा दुल्हन की तरह सीधे तौर पे पहुंचे और लगातार छापेमारी की। छापेमारी में 56 किलो सोना, 56 करोड़ कैश और 32 किलो सोने के अलावा 30 लाकर की जानकारी मिली है। अभी फिलहाल 1 या 2 लाकरों को खुलासा हुआ है, जबकि 28 से 32 लाकर और भी है, जिसकी जानकारी जो है आयकर विभाग लगाने में लगी है। फिलहाल पूरी रात तक छापेमारी चली है। इस दौरान ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे लाकर खुलेगा वैसे वैसे और बड़े खुलासे होने के अंदेशे हैं, क्योंकि यह लोग जो है एक कोऑपरेटिव बैंक के जरिए फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोन भी लिया था। फिलहाल इसके अलावा बंगाल से जुड़ा हुआ तार है, क्योंकि बंगाल से भी एक कोऑपरेटिव बैंक का खुलासा हुआ है, जिस बैंक के जरिए लगातार लोन लिया गया था। यानी कि आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि यह पूरा मामला सिर्फ 2 लाकरों को लेकर है, जबकि और बाकी लाकर अभी खोलने हैं। यह जो है आधिकारिक तौर पर आयकर विभाग द्वारा जानकारी दी गई है। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ले, आयकर विभाग ने जो है 58 करोड़ कैश और सोना, मोती, ये सब चीजें बरामद की है, कि इसके अलावा कुछ और चीजें भी उनके हाथ लगी हों? फिलहाल देखिए, तमाम दस्तावेज मिले हैं, बैंक के फर्जी बैंक के दस्तावेज मिले हैं, फ्लैट्स के मिले हैं, बंगलों के मिले हैं, प्लॉट्स के मिले हैं, जमीनों के मिले हैं। ये तमाम दस्तावेज जो है आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। आयकर विभाग इसका आकलन अभी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो तमाम दस्तावेज मिले हैं वो एक्सपर्ट के राय के बाद यह आकलन जो है सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन लगातार आयकर विभाग की छापेमारी और जानकारी निकालने में लगे हैं। फिलहाल जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मुखर्जी के ऊपर यह कार्रवाई हुई थी, उसका तार जो है के महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी लिहाज से इसी इनपुट के आधार पर आयकर विभाग को जानकारी मिली थी कि महाराष्ट्र के जालना में 2 बड़े स्टील कारोबारी हैं, जिनके यहाँ पे करोड़ों का हेरा फेरी की जाती है। इसी हेरा फेरी को अंजाम देने के लिए दुल्हनिया हम ले जाएंगे ऑपरेशन नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत तमाम जो आयकर अधिकारी है वो बारातियों की तरह फैक्ट्री में घुसे और तमाम अंजाम को देकर यह खुलासा किया है कि आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ली जाए, इस पूरे मामले में गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, अब तक इनपुट्स निकाले जा रहे हैं कि ये जो कारोबारी है उसके और क्या क्या एफर्ट्स है, कहां कहां इस तरह के काले धंधे कर रखा है। फिलहाल जिस तरह से ये देखा जा रहा है, फैक्ट्री, घर, फार्म हाउस और तमाम जो शहर के बड़े ठिकाने हैं वहां पे छापेमारी की जा रही है। दूसरी अहम बात है कि फैक्ट्री में जितने वर्कर्स थे उतने लॉकर्स बनाए गए हैं। सभी वर्कर्स के नाम पे अलग अलग बैंक खाते खोले गए हैं। तो उन सभी लोगों की जांच चल रही है। इस पूरे मामले में जांच के बाद यह तय हो पाएगा कि इनकी गिरफ्तारी में से और लोगों की गिरफ्तारी बढ़ेगी या नहीं।
सत्यप्रकाश, वही बात कर ले, जिन कारोबारियों को इसमें सम्मिलित पाया गया है उनसे क्या क्या पूछताछ अभी तक की जा चुकी है और क्या क्या पूछताछ हो सकती है उनसे? बिल्कुल, देखिए निशा जी, जितने 390 करोड़ की जो बेनामी संपत्ति जब्त की गई है, उन्हें सभी का दस्तावेज दिखाना होगा। जो पैसे 56 करोड़ जब्त किए गए हैं, उस पैसों का विवरण देना होगा। और फैक्ट्री को लेकर जिस तरह से एक गाइडलाइन होती है, वो गाइडलाइन के तहत फैक्ट्री में किस तरह की अनियमितता है, उस पर चर्चा की जाएगी। तो तमाम जानकारियां जैसे उन्हें ली जाएगी। लेकिन इसके अलावा जब से फैक्ट्री 1985 से बनी है, तब से अब तक का फैक्ट्री का इनपुट आउटपुट क्या है, किस तरह से फैक्ट्री काम करती थी, क्योंकि महाराष्ट्र की ये दोनों फैक्ट्रियां बहुत बड़ी फैक्ट्रियों में जानी जाती हैं। खासकर जालना में स्टील कारखाने को लेकर बहुत प्रमुखता दी जाती है। तो इस तरह की जानकारी जो है कहीं न कहीं आयकर विभाग को लगी थी, इस आधार पर यह कार्रवाई हुई। इन लोगों के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, इतने अगर प्रॉपर्टी जब्त की गई है, बेनामी संपत्ति है, तो जरूर फौजदारी का मामला बनता ही है। इसके अलावा जो है आयकर विभाग के साथ धोखाधड़ी है, इसके बाद जीएसटी के लेन देन में अनियमितता है, तो तमाम धाराएं इनके ऊपर लगाई जा सकती है। और किसी की तरफ से कोई बयान जारी हुआ हो इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, राजनीतिक तौर पर कोई बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन जरूर एक कहा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में इस तरह की स्टील कारखाने के नाम पे अनियमितता की जा रही थी, उसकी जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत। हालांकि जो संपत्ति जब्त की गई है, तो कार्रवाई के दौरान इस तरह की जो चीजें होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो सारी चीजें गलत है। तो तमाम चीजें जो है कहीं कहीं पर्दा खुलना अभी बाकी है। जैसे जैसे खुलासा होगा, वैसे वैसे जो है राजनीतिक तौर पे इस पर बयान भी आना शुरू हो जाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रदेश बीजेपी में प्रदेश महामंत्री के रूप में धर्मपाल के नाम की घोषणा के बाद अब बहुत जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा भी हो जाएगी। पार्टी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम तिरंगा यात्रा के बाद यानी 15 अगस्त के बाद कभी भी ये नाम सामने आ सकता है। नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम शीर्ष स्तर पर तय किया है और निचले स्तर पर नामों को लेकर कयासबाजी की दौड़ तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में नए संगठन मंत्री की नियुक्ति के साथ ही इस चर्चा ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है कि अब बस जल्द ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा कर देंगे। लेकिन अटकलें इस पर भी हैं कि अध्यक्ष किस जाति वर्ग से होगा, दलित, पिछड़ा और ब्राह्मण। चूंकि संगठन मंत्री पिछड़ा वर्ग से बना दिए गए हैं, इसीलिए अधिक संभावना ये है कि पार्टी अब दलित कार्ड ही खेलेगी और यदि रणनीति पारंपरिक रही तो अध्यक्ष ब्राह्मण वर्ग से होगा। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर स्वतंत्र देव सिंह 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में मंत्री बनाए जा चुके हैं। इसीलिए एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत से भी इस पद पर अब नहीं रहेंगे। पिछले दिनों त्यागपत्र केंद्रीय नेतृत्व को भेजने के बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक ही इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं और बुधवार को धर्मपाल को प्रदेश में संगठन मंत्री बनाए जाने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का ही निर्णय शेष रह गया है। लिहाजा चर्चा तेज हो गई है कि अगले 1 या 2 दिन में प्रदेश संगठन को नया अध्यक्ष भी मिल जाएगा। अध्यक्ष कौन और किस जाति वर्ग का हो सकता है, इस सवाल पर पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि धर्मपाल सिंह पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इसलिए इन अटकलों को अब विराम देना तर्कसंगत होगा कि सर्वाधिक आबादी वाले पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए पार्टी विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी संगठन की कमान पिछड़ा वर्ग के नेता के हाथ में रखेगी। क्योंकि संगठन मंत्री का पद महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए अध्यक्ष दूसरी जाति का बनाया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर लें कौन होगा यूपी बीजेपी का अध्यक्ष, इस पर सस्पेंस जो है बरकरार है, तो रेस में किस किस का नाम आगे आ रहा है? देखिए निशा, भारतीय जनता पार्टी ने जो संगठन है उसमें बदलाव किया है और संगठन मंत्री थे सुनील बंसल, उनको कहीं ना कहीं संगठन महामंत्री बनाया गया है। तो धर्मपाल सिंह को संगठन मंत्री बनाया गया है और जो प्रदेश अध्यक्ष से लगातार 3 साल
उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहे मौजूदा समय में जल शक्ति मंत्री, वो कहीं ना कहीं इस्तीफा दे चुके हैं और नेता सदन से भी दे चुके हैं। तो वही साफ तौर पे लगातार भारतीय जनता पार्टी 2024 के चलते संगठन में लगातार बदलाव कर रही है और रणनीतियां कहीं ना कहीं, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के नजरिए से, क्योंकि आबादी के स्तर से भी उत्तर प्रदेश बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की राजनीति होते हुए दिल्ली पहुंची है। तो वही के चलते भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस पर कहीं ना कहीं मंथन शुरू हो गया है। माना ये जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का, और 1 या 2 दिन ये कहा जा रहा है कि जल्दी हो सकता है। तो अभी फिलहाल इंतजार करना होगा, लेकिन 1-2 दिन बाद ये माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन लगातार जिस तरह से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है, जो कि आदिवासी से आती हैं, तो उसी को चलते लगातार इस बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, तो वहीं उससे पहले दलित कार्ड खेला था राष्ट्रपति चुनाव में, उन्होंने रामनाथ कोविंद को बनाया था। तो इस बार ये कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी दलित या ब्राह्मण कार्ड खेल सकती है। दलित के तौर पर कोई एक प्रदेश अध्यक्ष को ला सकती है या ब्राह्मण हो सकता है। अगर जातिगत की बात करें तो पारंपरिक अगर व्यवस्था बनाए रखते हैं तो ब्राह्मण समाज से आ सकता है। तो ये दो कायस लगाया जा रहा है कि ये दो जातियां ऐसी है जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कार्ड खेलेगी, और या तो ब्राह्मण होंगे या दलित होगा, कोई एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को तमाम रणनीतियों को तैयारी करनी है। 3 साल का प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला था स्वतंत्र देव सिंह ने, और उसी के चलते अगला प्रदेश अध्यक्ष का होगा, क्योंकि लगातार जो संगठन है उसमें फेरबदल किया गया है। किसी को जीत का इनाम दिया गया, उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल को जीत का इनाम दिया गया है, तो धर्मपाल सिंह को जिम्मेदारी दी गई है संगठन की, और कई ऐसे नाम है संगठन में बदलाव करके उनको जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड की अलग दी गई, उत्तर प्रदेश की अलग दी गई है, और आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो उसी को देखते हुए भी जल्दी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, कह सकते हैं चुनाव प्रदेश अध्यक्ष का चुनकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं। कौन होगा फिलहाल अभी नाम तय नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि कई ऐसे नाम हैं जिनकी अभी चर्चा तो हो रही है, लेकिन उनका नाम साफ नहीं है, और उसमें BL वर्मा का भी नाम चल रहा है। ऐसे और भी नेता हैं जो कहीं ना कहीं उनका नाम लिया जा रहा है, लेकिन कौन होगा ये थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। जिस तरीके से अगर बात की जाए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो सस्पेंस बरकरार दिख रहा है, तो कब तक इसकी घोषणा की जा सकती है? 15 अगस्त से पहले इसकी घोषणा की जा सकती है, या 15 अगस्त के बाद इसके नाम पर कोई घोषणा की जा सकती है? देखिए, चर्चाओं की बात की जाए, सियासी गलियारे की बात की जाए, तो 1 से 2 दिन का समय माना जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल किसी प्रकार की सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। और जिस तरह से संगठन में बुधवार को बदलाव किया गया, और उसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की जो कमी है उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि जब तक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती, हालांकि उन्होंने त्यागपत्र दे रखा है स्वतंत्र देव सिंह ने, तब तक वो प्रदेश अध्यक्ष की जो कमान है वो संभाले रहेंगे। और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द 15 अगस्त के बाद या 15 अगस्त के बीच में ही कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका ऐलान हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को इंतजार है कि आखिरकार कौन प्रदेश अध्यक्ष बनकर आएगा भारतीय जनता पार्टी का, और किसको जिम्मेदारी दी जाएगी 2024 की, क्योंकि काफी अहम भूमिका होगी 2024 का चुनाव। और जिस तरह से देश में अलग अलग राजनीति चल रही है, उसी को चलते जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी, और उसको कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष, इसके लिए थोड़ा सा और 1-2 दिन का समय दिया रहा है। आखिर 1-2 दिन बाद प्रदेश अध्यक्ष का नाम होगा, क्योंकि लगातार अटकलें लगाए जा रही है पहले से भी कि जल्दी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन में, या 15 अगस्त के बाद या 15 अगस्त से पहले ही नामों की घोषणा हो सकती है कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का। जितेंद्र, वही बात कर ली जाए, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार जो है आपने कहा कि कुछ नाम सामने हैं लेकिन स्पष्ट नहीं है, तो अगर बात कर ले, हमेशा देखा गया है कि बीजेपी जिन नामों को रेस में आगे दिखाती है उनके नाम पर दांव नहीं खेलती। क्या कुछ तस्वीरें ऐसी यूपी से भी देखने को मिल सकती है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की, अगर बात कर ले तो? देखिए, बिल्कुल आपने बात सही कही, और जिन नामों की चर्चा हमेशा कायसों में चलता है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी ऐलान नहीं करती है, और ऐसा उम्मीदवार चुन के लाती है जिसको शायद उम्मीद भी ना होती है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति की बात किया कि किसी को उम्मीद नहीं कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगे। जगदीप धनखड़ का नाम होगा,
तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की तस्वीरें हमेशा राजनीति में दिखा दे, किसी भी राज्य का मामला हो। और लगातार उत्तर प्रदेश में भी जो सियासी गलियारे में नाम की हलचल होती है, वो नाम भारतीय जनता पार्टी की शायद लिस्ट में नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिसकी केवल सुगबुगाहट हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी किसको कमान सौंपती है, ये इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। वहीं अगर बात कर ली जाए कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कहना है? देखिए, सीएम प्रदेश पार्टी की व्यवस्था होती है और पार्टी जो कमान होता है वो कहीं ना कहीं जो भी जिसको भेजती है उसको स्वीकार करना पड़ता है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस चीज को स्वीकारेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, अगर जो बनकर आएगा उसको भी मुख्यमंत्री जरूर स्वीकारने की काम करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से अभी कोई इस तरह का बयान नहीं आया है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, लेकिन पार्टी की ओर से जो भी भेजा जाएगा उसको सभी पदाधिकारी, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तमाम मिनिस्टर्स हो या संगठन के लोग हों, वो कहीं ना कहीं स्वीकारने का काम जरूर करेंगे। जितिन, किस पर बीजेपी दाव खेल सकती है? पिछड़ा वर्ग, ब्राह्मण या दलित, किस पर ये दाव खेल सकती है बीजेपी? देखिए, बात 2024 का चुनाव नजदीक है और ये कहा जा रहा है कि दलित या ब्राह्मण दो पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खेल कर सकती है। अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कौन होगा, लेकिन ये जो कहा जाएगा दलित हो सकता है या ब्राह्मण हो सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है और प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, द्रोणिका में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिन से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ज्यादातर नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जगदलपुर जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण 10 अगस्त को निजी और शासकीय विद्यालयों के लिए अवकाश घोषित किया गया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा और धमतरी, महासमुंद और में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कोरिया, सूरजपुर, जशपुर, रायगढ़, सरगुंजा, बलरामपुर, गरियाबंद, नारायणपुर और बस्तर में बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से जारी आफत की बारिश से राहत मिलेगी। 12 अगस्त यानी आज कई जिलों में बिलासपुर, मंगोली, करीबधाम और राजनंदा गांव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। 13 अगस्त को और ज्यादा राहत मिलने की संभावना है। 13 अगस्त को प्रदेश के सिर्फ 3 जिलों नारायणपुर, बीजापुर और बस्तर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जगदलपुर शहर से जोड़ने वाले गांव पूरी तरह से कट गए हैं। 40 गांव का शहर से संपर्क टूट चुका है और शहर के कई वार्डों के निचली बस्तियों में पानी आ जाने से कई परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। इंद्रावती नदी उफान पर है। बस्तर में बाढ़ के बनते हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपदा प्रबंधन की टीम में रखा गया है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भारी बारिश जो है देखने को मिल रही है और इससे कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने भारी चेतावनी भी अलर्ट की है कि भारी बारिश हो सकती है। 14 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है और लगातार भारी बारिश के चलते लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं तो बाढ़ के हालात बन रहे हैं जहां पर जिन लोगों के घर में पानी भर चुका है, लोगों को वहां से शिफ्ट करके राहत शिविरों में उन्हें शिफ्ट किया गया है। तो लगातार सरकार भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन लगातार जिस तरीके से बारिश अपना कहर बरपा रही है, तो उसे देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है, तो किन किन जिलों में जो है अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर? जी, प्रदेश भर में कह लें या आजू बाजू के प्रदेशों की, पड़ोसी प्रदेशों की भी बात कर रहे हैं, तो ये जो मध्य भारत का जो जोन है, यहाँ पर अभी हाई अलर्ट की जो स्थिति है वो 14 अगस्त तक बनी हुई है।
प्रदेश में इस वक्त अगर हम बात करें तो रायगढ़ से लेकर जो मध्यवर्ती भाग है, जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, रायपुर के आसपास धमतरी कह लीजिए, ये जो जोन है, मध्य जोन जो है, यहाँ पर अभी हाई अलर्ट है। बारिश के साथ साथ स्थिति बताई जा रही है 14 अगस्त तक की। तो पिछले 4 दिनों से प्रदेश में लगातार बारिश तो हो ही रही है, मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है, लेकिन आने वाले 4 दिन जो है 14 अगस्त तक के, तो यही स्थिति बनी रहेगी। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में कल तक की अगर हम बात करें तो सिर्फ रायपुर की बात करें तो 10% बारिश जो है वो पिछले 3 दिनों में कल तक हो चुकी है राज्य में। और इसी स्थिति में आगे बढ़ते हुए रायगढ़ की अगर हम बात करें तो कल की और परसों की स्थिति में रायगढ़ की जो कनेक्टिविटी थी वो ब्रेक हो चुकी थी। मतलब वहाँ पर इतनी बारिश हुई है कि पुल जो है वो अपनी जो नियत तो है उससे ऊपर चल रहे हैं, अधिक चल रहे हैं, तो वहाँ का जो आवागमन है वो कल डिस्टर्ब हो चुका है। जी स्वाति जी, वही बात कर लें, बारिश को लेकर क्या क्या दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं? देखिए, पहले से ही चूंकि बारिश का सीजन है, इसके पहले एक बार खैर प्रदेश में बारिश उतनी नहीं हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र में जब बारिश हुई तो उसका पूरा जो फ्लो है वो बस्तर में बना हुआ था। तो उसको देखते हुए उसी समय से प्रदेश में हाई अलर्ट की स्थिति थी कि कहीं पर भी अगर बारिश अधिक होती है तो किस तरीके से पूरा प्रशासनिक अमला जो है उस पर काम करेगा। तो उसी आदेश को एक बार रिवाइज करते हुए मध्य छत्तीसगढ़ के और उत्तरी छत्तीसगढ़ के वापस से लागू कर दिए गए और स्पष्ट निर्देश है कि स्वास्थ्य और फूड का अरेंजमेंट जो है वो क्लियर रहे, सो दैट पेशेंट ज्यादा ना रहे। बाकी बीमारियों को भी ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य अमला जो है वो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अगर वो बहुत प्रभावित हो रहा है, घर में हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके लिए जो आपदा प्रबंधन की जो पूरी टीम है वो वहाँ पर हालात पे अपना जो जायजा है वो नजर बनाए रखती है। जी स्वाति जी, जिस तरीके से बात कर ले, छत्तीसगढ़ में भी बारिश का प्रभाव काफी देखने को मिला है। अगर उसी कड़ी में बात की जाए कि बारिश से अभी तक कितनी सार्वजनिक और कितनी निजी चीजों को जो है नुकसान पहुंचा इससे? देखिए, आंकड़ा जो है वो अभी स्पष्ट नहीं होता है। आंकड़ा इसलिए स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और अभी आने वाले समय में 4 दिनों तक और बारिश होनी ही है। इसके पहले की अगर हम बात करें तो जान मान की हानि का अभी तक कोई ऐसा संकेत या कुछ अंदेशा नहीं मिला है कि कहीं पर जान मान की हानि हुई हो। हाँ, कहीं कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से लोगों को हायर जगहों पर, ऊंची जगहों पर शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी है। वो जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो उसको बिल्कुल कर रही है, लेकिन जान मान की हानि जैसी अभी तक कोई घटना प्रदेश में नहीं हुई है। जी वही अगर बात कर लें स्वाति जी, छत्तीसगढ़ में अभी तक कितनी बारिश जो है दर्ज की गई है? देखिए, छत्तीसगढ़ में अमूमन जितनी बारिश होती है अभी तक उससे कम की बात जो है वो की जा रही है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कुछ दिनों में सिर्फ मध्य भारत में ही 10% से अधिक जो है वो बारिश हो चुकी है। 10% जितनी रेगुलर बारिश होती है उससे 10% अधिक बारिश हो चुकी है। लेकिन वैसे ओवरऑल बारिश की बात करें तो वो जो है प्रदेश अभी तक की कम आ की गई है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस महीने की आखिरी तारीख तक अपनी नई टीम का ऐलान कर देंगे। आपको बता दें कि प्रदेश कार्यकारिणी में 50% से अधिक नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। महेंद्र भट्ट के मुताबिक नई टीम के गठन को लेकर केंद्रीय नेताओं से चर्चा हो चुकी है और अब प्रदेश स्तर पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद नई टीम बना दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ शिष्टाचार भेंट की और बीएल संतोष के साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव को लेकर चर्चा हुई। अध्यक्ष और महामंत्री संगठन नई टीम को लेकर जो प्रस्ताव लेकर गए थे, सूत्रों के मुताबिक पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में 50% से अधिक चेहरों को बदला जा सकता है और भट्ट ने जल्द ही
नई टीम की घोषणा से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अभी इस पर और चर्चा होगी और उसके बाद तय करेंगे कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से चर्चा के बाद महेंद्र भट्ट और अजय कुमार ने उत्तराखंड सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की और इस दौरान तीनों नेताओं में चर्चा हुई। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से नई टीम और केंद्रीय नेतृत्व से मिले मार्गदर्शन और निर्देशों को साझा किया। नई कार्यकारिणी के स्वरूप को लेकर भी मंथन हुआ और महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्रीय नेताओं से हमारी राजनीतिक और संगठनिक मसलों पर भी बातचीत हुई है। नई टीम के गठन को लेकर भी चर्चा हुई है। कार्यकारिणी का क्या स्वरूप होगा, इस महीने के अंत तक नई कार्यकारिणी तय कर देंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस महीने की आखिरी तारीख तक अपनी नई टीम का ऐलान कर देंगे। प्रदेश कार्यकारिणी में 50% से अधिक नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है और महेंद्र भट्ट के मुताबिक नई टीम के गठन को लेकर केंद्रीय नेताओं से चर्चा हो चुकी है और अब प्रदेश स्तर पर वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद नई टीम बना दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ शिष्टाचार भेंट की। बीएल संतोष के साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव को लेकर चर्चा हुई। अध्यक्ष और महामंत्री संगठन नई टीम को लेकर जो प्रस्ताव लेकर गए थे, सूत्रों के मुताबिक पार्टी और प्रदेश कार्यकारिणी में 50% से अधिक चेहरों को बदला जा सकता है। भट्ट ने जल्द ही नई टीम की घोषणा से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अभी इस पर और चर्चा होगी और इसके बाद ये तय होगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, जिस तरीके से बात कर ले, उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस महीने की आखिरी तारीख तक अपनी टीम का जो है ऐलान कर लेंगे, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, हम अक्सर ये बार बार देखा जा रहा था और कहा जा रहा था कि महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं वो अपनी टीम का जल्द इस बार गठन करेंगे और अपनी नई टीम को प्रस्ताव को लेकर वो काम करेंगे। वहीं मैं बताना चाह रहा हूँ कि सूत्रों के मुताबिक यह पता चली है कि पार्टी की प्रत्येक कार्यकारिणी में इस बार 50% से अधिक चेहरे को बदला जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है। और यदि बात की जाए तो भट्ट के मुताबिक नई टीम के गठन के लेकर केंद्रीय नेताओं से चर्चा भी हो चुकी है और प्रदेश स्तर पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद नई टीम बना दी जाएगी। मतलब अभी तक टीम बनाई नहीं गई है। 50% से अधिक नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसा कि पहले से भी यह कहा जाता था और प्रधानमंत्री कहते थे कि युवा नेतृत्व करेंगे, तो युवा नेतृत्वकर्ता के कारण ही पुष्कर सिंह धामी को सबसे पहली बात तो उत्तराखंड की कमान सौंपी गई और बाकी उसके बाद जो जितने भी थे उनमें से टीम को बदल करके नए युवाओं को वरिष्ठता इसमें दी जाए। आगे मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, दिल्ली के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ एक शिष्टाचार भेंट भी की थी। बीएल संतोष साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी में वहीं पर बदलाव को लेकर एक चर्चा भी चली। अध्यक्ष और महामंत्री संगठन ने नई टीम को लेकर जो प्रस्ताव लेकर एक सूत्र भेजे थे, तो उसमें यही है कि 50% से अधिक चेहरों को बदला जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है और भट्ट ने जल्द नई टीम की घोषणा से इनकार किया है। उन्होंने साफ कहा है कि नई टीम तो गठित की जाएगी, लेकिन पहले इस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि नई टीम में किन को शामिल किया जाए, किन व्यक्तियों को रखा जाए। क्योंकि भाजपा इस बार पिछले कार्यकाल में गलतियां दोहराने को कतई तैयार नहीं है। ना तो वो टीम मुख्यमंत्री बनाने को लेकर सोच रही है कि ये पिछले बार गलती हो गई, तो इस बार वो एक तरीके से एक अपना एक बनाना चाह रही है, एक टीम बनाना चाह रही है जो पूरी तरह देशभक्ति से ओत होकर राज्य के विकास में काम करे। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यशराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।